गुड मॉर्निंग छात्रों। तो जैसा कि कल तुम लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो थोड़ा सा बात करते हैं। पहला बात तो एग्जाम में कैसे प्रिपेयर्ड होना है ना। तो देखो, एग्जाम उतना भी ज्यादा टफ होने वाला नहीं है, एवरेज रहने वाला है, ठीक है। और एक एग्जाम ही तो है, थोड़ी तुम्हारा जीवन का कुछ भयानक चीज है। जैसे तुम लोग यूनिट टेस्ट देता है ट्यूशन में, सेम एज इट इज क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का रहने वाला है इस साल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझाते लिखना कैसे है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 2 3 करके से क्रमबद्ध दिया रहता है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें तुमको 1 मार्क्स एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो भी रहता है उसको ना सीक्वेंस से लिखना पड़ता है। बहुत बार टीचर लोग क्या बोलता है कि पहले जो जो पता पहले उसको लिखो। ये बहुत गलत चीज है। पहले जो जो पता है वो लिख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट का चीज को तुम पहले लिखेगा और एमसीक्यू को तुम लास्ट में बनाएगा। ये गलत अप्रोच है, मार्क्स मिलेगा नहीं। पेपर में ना साफ साफ लिखा रहता है कि 1 या 2 3 तक आपको क्रमबद्ध करना पड़ेगा, यानी सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो तरीका बताते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि ये तुम्हारा पेज है, मान लो सीट है तुम्हारा एग्जाम का, तो 2 मार्जिन होगा, एक मार्जिन इधर होगा और एक मार्जिन इधर, ठीक है ना। अब वो जो मार्जिन रहने वाला एक स्केल देना, ठीक है। बड़ा स्केल होता है उसे एक स्केल। लिखने का तरीका क्या है, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 का 1 है, तो 1 का 1 लिखकर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका उत्तर। और 1 का 1 का उत्तर ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी लिख के, मान लो क्या बोलते हैं, चप्पल है, तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, ऑप्शन बी भी लिख के ये वाला चीज जो डार्क लाइन में दिया रहता है ना 1 का, उसको पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पूरा वाक्य में उत्तर देना है या फिर उत्तर चुन के लिखे। अगर उत्तर चुन कर लिखने बोल रहा है तो सिर्फ ऑप्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, तुमको उत्तर चुन कर लिखना पड़ेगा। उत्तर है क्या उसको भी बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। एकदम अच्छे से लिखना है। बहुत बार बच्चा क्या होता है कि तुम लोग इसके साथ में ही लिख देता है, ऐसे 2 नंबर, तो साथ में नहीं लिखना है, थोड़ा सा गैप दे के लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का उत्तर ऐसे करके, मान लो सी है रंगैया, तो ऐसे करके थोड़ा सा गैप दे के लिखना है। क्यों, हो सकता है बाद में ना तुमको प्रॉब्लम हो जाए कि ये ऑप्शन नहीं होगा सही। मान लो कि सी ऑप्शन है तो नीचे जगह खाली रहेगा आंसर लिखने के लिए। समझ में आ रहा है। बहुत बार तुम लोग सटा के लिख देता, टीचर चेक कर तो देता है। मान लो 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन टिक कर दिया, लेकिन टीचर को काउंट करते करते मान लो 3 गलती हुआ तो 12 मिलना चाहिए, टीचर काउंट करके 11 बैठा दिया, तो ऐसे भी मिस्टेक होता है। लेकिन फाका फाका रहेगा, थोड़ा थोड़ा तो मिस्टेक नहीं होगा, और तुम बाद में आंसर याद आएगा तो तुम लिख भी सकता है। इस चीज का गौर याद रहना चाहिए, ठीक है। अब जो जो पता जिसमें तुम 100% श्योर है ना कि हम 100% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा, उसको लिखो। मान लो 3 नंबर का आंसर तुमको नहीं पता, 1 का 3 का आंसर क्या होगा, तो उसका उत्तर लिख के छोड़ दो। उत्तर लिख के ऑप्शन मत लिखो, छोड़ दो। फिर मान लो 4 नंबर का भी नहीं पता, तो फिर उत्तर लिख के, और ये ब्लैक पेन से होगा, ये वाला ब्लू पेन से होगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना, छोड़ दो। अब जैसे कि मान लो एमसीक्यू पूरा खत्म, तब इसको पूरा एक पेंसिल से ऐसे करके कवर कर देना है। फिर 2 नंबर से शुरू है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 1 नंबर लिखेंगे ऐसे करके, यहाँ पे लिखते हैं उसका उत्तर। और जो भी उत्तर होगा पैराग्राफ बनाकर जो भी हम लोग लिखते हैं, ऐसे करके कंप्लीट आंसर लिखते हैं। 2 मार्क्स में तो आता नहीं है, 1 मार्क्स में रहेगा, है ना। तो ऐसे करके हम लोग कंप्लीट लिखते हैं, पेज ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा है कि ना, एकदम अच्छे से देखो, ठीक। क्यों छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, रीजन थोड़ा बाद में पता चलेगा। जो जो पहले पता है ना सबको लिखते जाओ, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना। अगर तुम दिमाग लगा लेगा ना कि इसका आंसर क्यों होगा, इस ऐसे करते रह जाएगा, पूरा टाइम बीत जाएगा। तुमको टाइम चाहिए बात के लिए, इसलिए इसको टॉपिक को इधर में, अब अगला देखो, ठीक है। उसको छोड़ ही देना है एकदम। अब मान लो जैसे 4 नंबर से या 3 नंबर से स्टार्ट हो जाता है, 3 का 1, मान लो 3 का 1, और वो है खंड का है, तो इसमें अच्छा से समझना है, हेडिंग भी लिख देना है ऐसे करके ब्लैक पेन से कि हम खंड का कर रहे हैं, ठीक है। खंड का मान लो तुम अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा खंड का 1 का अथवा, सब लिख कर दिखाना पड़ता है।
अब इसका उत्तर जो होगा तुम यहाँ पे जो भी लिखेगा, ठीक है। मान लो जैसे आता है 3 मार्क्स का कि प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो तुम लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य संचयन नामक पुस्तक के, मान लो रंगैया नामक पाठ से लिया, सॉरी चप्पल नामक कहानी से लिया गया है, जिसके रचनाकार है जो भी होगा काबूत्री वेंकट नारायण। इसके बाद तुम क्या करता है, 2 मार्क्स में उसका व्याख्या करता है। अब व्याख्या भी डायरेक्ट नहीं करते हैं, याद रखना। व्याख्या में सबसे पहले आता है प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या। प्रसंग, संदर्भ और फिर व्याख्या, ठीक है ना। अगर मान लो तुमको ये सब नहीं पता तो तुम सिर्फ व्याख्या भी करके आ जाएगा, मार्क्स मिलेगा। प्रत्येक खंड में से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करने बोलेगा, अच्छा से पढ़ के करेगा। समझ में आया। मान लो किसी खंड से तुमको आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसको उसके लिए 1 पेज जगह छोड़ दो। 3 मार्क्स के लिए 1 पेज तुम आराम से, अपना पेज थोड़ी जा रहा है, सरकार का जा रहा है। समझ रहा है कि नहीं बात। तो जो क्वेश्चन नहीं पता उसके लिए जगह छोड़ेगा, पहले जो जो पता है ना पूरा लिख लेगा, पूरा लिख लेगा। 4 से शुरुआत होता है मेन क्वेश्चन सब, ठीक है। 4 से शुरुआत होता है। अब 4 से शुरुआत होता है एंड तक, एकदम लास्ट में जाएंगे तो वहां पे तुमको वार्तालाप मिलेगा। ये सब टॉपिक को अच्छे से करना, वार्तालाप, प्रतिवेदन और निबंध। निबंध 10 मार्क्स में आता है यार। तुम मान लो 5 मार्क्स का एमसीक्यू अगर छोड़ दे रहा है तो निबंध में कुछ भी लिख के आ जाएगा, 10 में 5 तो कंफर्म मिलेगा। फिर प्रतिवेदन और वार्तालाप तो इजी होता है, सजेशन में देख सकता है तुम लोग, या तो सीखा होगा, ठीक है ना। फिर जस्ट उसका ऊपर जाएंगे तो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन आता है। सजेशन में कुछ कुछ पढ़ लेना अच्छे से। कुछ कुछ टॉपिक हो सकता है जैसे पॉल्यूशन हो गया, आजकल का वो जो वर्तमान में एआई सिस्टम है, डिजिटल पे कैसे स्टूडेंट कनेक्ट होता है, इंटरनेट का यूज अब्यूज कैसे हो रहा है, ये सब टॉपिक पे आ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे उसका और ऊपर जाएंगे, एकदम नीचे से हम बता रहे, पेपर एकदम लास्ट से, ठीक है। फिर दीपदान आता है। दीपदान में सोना, धाई और बनबीर, सोना धाई माँ सुना होगा नाम, और बनबीर का अच्छे से कैरेक्टर चरित्र चित्रण पढ़ लेना। अगर पेपर हार्ड आया तो पत्ता वाला का दे देगा, पत्ता वाला कीरत नाम सुना है ना, उसका दे देगा अगर हार्ड आया तो। चरित्र चित्रण अच्छे से कर लेना। और दीपदान नाम क्यों पढ़ा, शीर्षक का क्या महत्व है, इसको पढ़ लेना। फिर कर्मनाशा की हार में जाएंगे, एक चीज पढ़ लेना ना, भैरव पांडे का चरित्र चित्रण, फुलमत का, और ज्यादा हो तो उसका बच्चा का, क्या नाम था, कुलदीप, है ना, उसका चरित्र चित्रण पढ़ लेना। और शीर्षक अंधविश्वास को कैसे लेता है, कंसीडर करता है अंधविश्वास को, उसको पढ़ लेना। तीसरी कसम का महत्व जरूर पढ़ना, हीरामन और हीराबाई का चरित्र चित्रण पढ़ लेना, ठीक है। अगर पेपर हार्ड आया तो तीसरी कसम का कोई लाइन दे देगा और लाइन का मतलब को समझाने बोलेगा, ठीक है। कहानी से मेरे को जितना लग रहा है इस बार धूमकेतु और चप्पल से रिलेट करके आएगा। धूमकेतु में हेली का धूमकेतु कैसे करके कहाँ से आता है, कितना साल बाद आता है, पूरा डिटेल में पढ़ लेना। और चरित्र चित्रण में रंगैया, चप्पल में मास्टर डा को अच्छे से पढ़ लेना। चप्पल कहानी का शीर्षक पे भी अच्छा से पढ़ लेना। ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स है ना। कविता में इस बार आ सकता है देश प्रेम से और मनुष्य और सर्प से आ सकता है। इन सब चीजों टॉपिक को, इन सब टॉपिक को छोड़ना मत, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक ही लिखे, सारा नहीं लिखे। आई थिंक लिखने का तरीका पता चल गया होगा, ठीक। अब ग्रामर हम छोड़ रहे, ग्रामर भी बहुत इजी है, ठीक। ग्रामर में 3-4 चीज ही है, जैसे कि पहला हो जाएगा कारक, वाच्य और वाक्य, और तुम्हारा हो जाएगा क्या बोलते उसको, अरे यार उर्दू को वर्ड वाला नहीं, समास। ये 4 टॉपिक ही है, इस 4 टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ठीक है। इजी इजी है। जैसे कि हम मान लो कि तुमको हम अभी समझा देते, जैसे वाच्य है ना, जैसे वाच्य बोल रहा, वाच्य का मतलब क्या होता है। वाच्य एक मतलब वाक्य का ही प्रकार है, ठीक है। वाक्य यानी सेंटेंस ही जैसे 2 टाइप का होता है, तो वाच्य 3 टाइप का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, और तीसरा आ जाएगा भाववाच्य। अभी 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 समझ जाएगा, देखते रहो। हाँ, तो तुम क्या बोलेगा, कर्तृवाच्य। देखो यहाँ कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, मन में लाएंगे कौन, मन में हमेशा क्या लाएंगे, कौन। यानी वे वाक्य या वे वाच्य जिनमें कर्ता की प्रधानता हो उन्हें कर्तृवाच्य कहेंगे।
सर कैसे? जैसे अमन खाना खाता है, कौन खाना खाता है? अमन सर जी, इसलिए अमन हो गया कर्तृवाच्य। मैं नहाता हूँ, कौन नहाता है? हम नहाते, तो हम हो गए कर्तृवाच्य। तुम बाथरूम साफ करता है, तो कौन बाथरूम साफ कर रहा? तुम कर रहा, तो तुम हो गया कर्तृवाच्य यू। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? जिसमें कर्म का प्रधानता होगा, कर्म, कर्म का मतलब होता है क्रिया, जो काम हम करते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे सर जी? या तो मन में लाएंगे क्या, या तो मन में लाएंगे के द्वारा मिल जाएगा। क्या? या तो क्या मिलेगा, या तो क्या के द्वारा। डेफिनेशन भी आता है, अच्छे से सुनो, लिखेगा क्या? वे एक वाच्य जिनमें कर्म की प्रधानता हो, उन्हें हम लोग कर्म वाच्य कहेंगे। सर एक उदाहरण, जैसे कि हम बोल दिए रंगैया के द्वारा चप्पल सिया नहीं जाता है, तो रंगैया के द्वारा आ गया तो हो गया कर्म वाच्य। समझ में आ रहा है? जैसे हम अभी बोले थे ना, क्या बोलते हैं, जैसे तुम बाथरूम साफ करता है, तो ये हो गया क्या? कर्तृवाच्य। बाथरूम तुम्हारे द्वारा साफ किया जाता है, वो हो जाएगा कर्मवाच्य। इसमें बाथरूम का प्रधानता आ जाएगा, है ना? इसमें कर्म का प्रधानता होगा, जो काम तुम कर रहा है उसका प्रधानता। क्या तुम साफ कर रहा है? सर बाथरूम साफ कर रहे, तो बाथरूम हो गया कर्मवाच्य। जैसे कि रमन 12 खरी पढ़ता है, तो अगर हमको कर्तृवाच्य बोलना है तो रमन होगा कर्तृवाच्य। कौन पढ़ता है? रमन। क्या पढ़ता है? सर 12 खरी, तो वो हो गया कर्मवाच्य। परिवर्तन करने आता है, जैसे रमन 12 खरी पढ़ता है, इसको अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो बोलेंगे रमन के द्वारा 12 खरी पढ़ाया जाता है, या 12 खरी रमन द्वारा पढ़ा जाता है। तो के द्वारा लगा जाए तो समझ जाना कि वो कर्मवाच्य। भाववाच्य सबसे आसान होता है, जिसमें भाव का बोध होगा, जैसे या तो से रहेगा या तो नहीं यूज होगा। वे वाच्य जिनमें भाव स्पष्ट हो, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे द्वारा बाथरूम साफ नहीं किया जा सकता, तो वो जब नहीं आ जाए तो हो गया भाववाच्य। जैसे रंगैया से देखा नहीं गया, तो भाववाच्य। नहीं आ गया मतलब भाववाच्य, वाच्य खत्म। परिवर्तन, जैसे कि हम बोल दिए कि रमन 12 खरी पढ़ता है, इसका भाववाच्य क्या होगा? रमन से 12 खरी पढ़ा नहीं जाता, बस खत्म। क्या है इसमें यार इतना झंझट? अच्छा, ग्रामर में एक और चीज बता देते, ध्यान से समझना, ठीक है? तुरंत ज्यादा लंबा नहीं टानेंगे। जैसे अभी वाक्य बोले है ना, वाक्य प्रधानता के आधार पे 3 प्रकार, ठीक है? वाक्य का भी 3 प्रकार होता है। पहला होता है सरल वाक्य, फिर होता है मिश्र वाक्य, और फिर होता है संयुक्त वाक्य। सिंपल से अभी बता देते हैं, डेफिनेशन देखो, आई थिंक यहाँ से याद हो जाना चाहिए। सरल वाक्य किसमें बोलेंगे? जिसमें सब्जेक्ट का प्रधानता हो, कर्ता का प्रधानता हो, एक सिंगल, एक बोलते हैं क्या, स्वतंत्र वाक्य हो। क्या हो? स्वतंत्र वाक्य। ध्यान से समझो डेफिनेशन, वह वाक्य जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यानी जिस वाक्य में एक वाक्य वह वाक्य जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जिसमें कर्ता कर्म आए, उन वाक्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जैसे कि रमन खेलता है, रमन किताब पढ़ता है, एक सिंपल सेंटेंस, इसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। दूसरा मिश्र वाक्य, इसमें एक क्या होगा? स्वतंत्र वाक्य होगा। वे वाक्य जो एक स्वतंत्र वाक्य हो और दूसरे एक आश्रित वाक्य हो, ठीक है, उन्हें हम लोग मिश्र वाक्य कहेंगे। आश्रित का मतलब सर, जैसे कि हम बोल दिए कि वह स्कूल नहीं जा सकता, वह स्कूल नहीं, रमन बीमार है, वह स्कूल नहीं जा सकता, तो हम बोल दिए रमन बीमार है। क्या बोल रहे हैं? रमन बीमार है, वह स्कूल नहीं जा सकता। तो सोचो, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं रमन बीमार है, तो यहाँ पे हमको ये कंप्लीट सेंटेंस पता चल रहा है कि एक पूर्ण वाक्य है। अब यहाँ पे जब हम लिखते हैं वह स्कूल नहीं जा सकता है, तो कौन स्कूल नहीं जा सकता है? तो तुम बोले सर रमन, तो ये सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इसका आंसर कौन दे रहा है? वह स्कूल नहीं जा सकता। कौन स्कूल नहीं जा सकता है? रमन स्कूल नहीं जा सकता है, इसलिए रमन, इस पे ये सेंटेंस रमन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आश्रित वाक्य। समझ में आ गया? अभी एक सिंपल बता देंगे, ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? संयुक्त वाक्य क्या होता है? वे वाक्य जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्य हो, वे वाक्य जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्य हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ये समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होगा, या तो और, या तो लेकिन, है ना, या तो क्योंकि,
या तो इसलिए इन सब शब्दों से जुड़ा होगा। ठीक है, इन सब शब्दों से क्या होगा, दो कंप्लीट सेंटेंस, जैसे कि मैं बहुत स्मार्ट हूं और मैं इंटेलिजेंट भी हूं, तो मैं बहुत स्मार्ट हूं यहाँ एक कंप्लीट सेंटेंस, और मैं बहुत इंटेलिजेंट भी हूं यहाँ पे भी एक कंप्लीट सेंटेंस। यू आर वेरी स्मार्ट एंड ऑल्सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दो कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा, दो पूर्ण वाक्य मिलेगा, वो भी किससे जुड़ा रहेगा, समुच्चय बोधक शब्द से। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि रमन बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका, तो इसलिए लग गया, तो जिसमें ये नहीं लगेगा वो हो जाएगा मिश्र, जिसमें लग गया वो हो गया संयुक्त, और जो सिंपल रहेगा वो हो गया। तो दो गो ग्रामर तो हम अभी ही बता दिए, वाच्य और वाक्य। कारक और समास तो पढ़ा होगा, पढ़ लेना। कारक के ट्रिपल के सास अमरजीत साहनी, ट्रिपल के सास अमरजीत साहनी। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। बोर्ड में भी लिख के चल जाएगा, किसी को क्या ही पता कि तुम 8 कारक लिख चुका है, चीटिंग करने में आसानी होगा। ठीक है ना, तो बहुत इजी होने वाला है पेपर, ज्यादा भी टफ नहीं रहने वाला। अगर हिंदी में तुम 80 पार नहीं कर पा रहा है, 90 पार कर नहीं, तो 90 का तो एग्जाम ही है। अगर हिंदी में भी 85 नहीं लिखा, और एक बात, जरूरी बात, कसम खा के जाना कि कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे मर के क्यों ना आए, चाहे पता क्यों ना हो, लिख के आ जाना। सोचो छोड़ेगा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, गलत लिख के आएगा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, तो लिख के आओ ना, क्या फर्क पड़ता है। टीचर दया करके कुछ ना कुछ मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है ना, इसलिए कसम खा लेना, किसी भी कीमत पे कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो इंग्लिश में भी बता देंगे। और भाई का साइंस में कमेंट्स आया, पहले अच्छा से हिंदी दे दो, कल साइंस का भी बता देंगे कि 70 कैसे आएगा कुछ टाइम में। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं।